नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूं अभी एमपीपीएससी आयोग के जस्ट सामने और यहां पर इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी मैम अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं। मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे कि क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए थे, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी प्रीलिम्स मेंस के लिए और कौन से बोर्ड में उनका इंटरव्यू था, किस तरह का बोर्ड था। सारे आपके जो भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स को नीचे मैम से पूछ करके क्लियर करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट आपका रह जाए तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उनका जवाब भी हम नेक्स्ट कैंडिडेट से पूछेंगे। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? मेरा इंटरव्यू ठीक था, बहुत अच्छा। ज्यादा अच्छा नहीं था। जी मैम सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से आए हैं ये भी बता दीजिए। मेरा नाम पारुल अग्रवाल है, मैं सतना जिले से आई हूँ। अच्छा मैम, किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू था? मेरा बोर्ड के शर्मा सर का था, जिसमें मेरा इंटरव्यू हुआ है। तो शर्मा सर के बारे में जैसा कहा जाता है वैसा ही था कुछ? बिल्कुल, शर्मा सर तो अपने नाम से ही फेमस है और वही है उनका कि सबसे ज्यादा वो आपसे टेक्निकल पूछते हैं और साथ में ही आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं एक बार में बैठ के। वो भी काफी ज्यादा जल्दी में होते हैं तो आप बहुत ज्यादा उनको काउंटर भी नहीं कर सकते। वही है। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है आपका? ये मेरा सिविल सर्विसेज का फर्स्ट इंटरव्यू था। इसके पहले मेरा चयन मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा में फॉरेस्ट रेंजर पे हो चुका है, परियोजना क्षेत्रपाल पे। अच्छा, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है मतलब। अच्छा, इससे पहले कितनी बार मेंस लिखा आपने? मेरा ये सेकंड मेंस था। सेकंड मेंस था, पहले मेंस में आप सेलेक्ट हो चुकी हैं? नहीं, मेरा ये मतलब पहले मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ, ये सेकंड मेंस है। ओके मैम, ओके। मेरा थर्ड मेंस था, मैं धोखे से गलत बता दिया मैंने। 2019 से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। 19, 21, 22 मेरा थर्ड था मेंस। ओके, आप तीसरी बार आप मेंस लिख रही हैं, मतलब हर बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर रही हैं? हाँ, प्रीलिम्स तो हो जाता है, मेंस में ही दिक्कत होती है और फिर उसके बाद इंटरव्यू तो भगवान भरोसे है। नहीं मैम, हम उम्मीद करेंगे आपका अबकी बार ये लास्ट अटेम्प्ट हो, बस आप दोबारा ना आए इंटरव्यू ना सोच के कि भाई आप जो चाहती हैं आपकी डिजायर पोस्ट आपको मिल जाए। थैंक यू। देखिए किसकी वेल विशेस काम आती है। जी, आप भी मैम को वेल विशेस दे सकते हैं। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके इंटरव्यू की कहाँ से शुरुआत होती है, किस सवाल से वो शुरुआत करते हैं? एक्चुअली मैं सिलेक्टेड हूँ और मेरा इंटरव्यू अभी 3 महीने पहले ही हुआ था, तो उनको मैं याद थी और मेरा बोर्ड भी के शर्मा सर का ही लास्ट बोर्ड भी उन्हीं का था। वो याद रखते हैं इतना? हाँ, उनको याद था तो उन्होंने मुझे देखते साथ उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही पूछा कि आप लास्ट टाइम आई थी, किसके लिए आई थी? तो फिर मैंने उनको बताया राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आई थी। तो फिर उन्होंने पूछा उसका परिणाम कैसा निकला, तो मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हो गया है, साथ ही में मैं असिस्टेंट ऑडिटर के पद पर नियुक्त हूँ अभी। तो फिर उनका यही था कि अभी आप ऑलरेडी एक जॉब पे हैं, फिर आपका सेकेंड में सिलेक्शन हो चुका है, अब आपको तीसरी भी चाहिए है, तो आप किसी का हक खा रही हैं बैठ के। तो फिर वही है, उनके सवाल वहां से शुरू हुए तो फिर वो इसी दिशा में आगे बढ़े कि आप क्यों किसी और के लिए कर रहे हो। फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जाना चाहिए था, यहाँ पर क्यों आए हो? दूसरों के लिए आपने अपॉर्चुनिटी मतलब एक जो थी वो आपने उनकी खत्म कर दी। तो ये चीजें चल रही थी। फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे इजराइल के वॉर के बारे में पूछा और आगे की स्ट्रेटेजी थोड़ा सा शेयर कर रहे थे, क्या होनी चाहिए आगे। और फिर बस हो गया, मेरा सेकंड मेंबर पे स्विच हो गया था बोर्ड, तो सेकंड मेंबर का सवाल। कितने मिनट ओवरऑल आपका टोटल जो इंटरव्यू पूरा कितने देर चला होगा? एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो बाहर से, आपको लगा? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था 10-12 मिनट अप्रोक्स मेरा इंटरव्यू चला था। तो वही टाइम से आकलन लगा रही हूँ कि बहुत ज्यादा बेटर तो नहीं था, देखिए क्या होता है। अच्छा, मतलब जिनका ज्यादा लंबा खींच रहा है मतलब सेटिस्फाइड रहते हैं क्या बोर्ड? ऐसा रहता है कि जिनका ज्यादा लंबा खिंचता है उनके बारे में सर लोगों को जानने की जिज्ञासा भी रहती है और उनको लगता है कि इनको सिलेक्ट करना है तो इनसे थोड़ा और जान लें इनके बारे में। तो ऐसा हम लोगों का मानना रहता है मोस्टली। अब आगे स्ट्रेटेजी तो वही जानते हैं जो अंदर बैठ के ऐसे कोई पता नहीं है कि किसका होता है किसका, वो वही जाने हैं। वो वही जानते हैं क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि अच्छा नहीं गया, पर वो उनके हिसाब से अच्छा गया होता है, तो नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं। आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, आपने बीटेक किया जैसा आप ये बता रहे हैं, तो क्या वहाँ से सवाल थे आपके ग्रेजुएशन से? हाँ, मुझसे ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। मुझसे ऑप्टिकल केबल के बारे में पूरा पूछा गया। इसी के साथ में कुछ नई टेक्नोलॉजीज के बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे सर लोग और फिर एमएसएमई के बारे में डिस्कशन करने लग गए। वुमेन रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि कौन कौन सी योजनाएं नई आई हैं और लखपति दीदी योजना के बारे में, स्टैंड अप इंडिया की योजना के बारे में, ये सारे क्वेश्चंस वो मुझसे पूछ रहे थे। इस सब के अलावा करंट अफेयर से कोई सवाल? नहीं, करंट अफेयर से एक सवाल था। एक्चुअली अभी ड्रोन्स और रॉकेट्स मिसाइल्स का काफी न्यूज में नाम आ रहा है, तो उन्होंने मुझसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि अपने यहाँ पे कौन कौन सी मिसाइल्स जो है हम खुद बनाते हैं, इंडिजीनियसली बनाते हैं, तो उसका मैंने आंसर दे दिया था। हॉबी क्या है मैम आपकी? हॉबी से कोई सवाल? हाँ, हॉबी से एक सवाल था। उन्होंने मेरी हॉबी कैरम, बोर्ड मैंने लिखा था प्लेइंग कैरम एंड ट्रैकिंग, तो उन्होंने मुझसे कैरम पे सवाल किया था कि कैरम से रिलेटेड आप बताइए कि कौन से प्लेयर सर्वश्रेष्ठ हैं अपने यहाँ के और इंटरनेशनल कैरम बोर्ड के रूल्स क्या होते हैं, तो ये सब उन्होंने मुझसे पूछा।
अच्छा अच्छा, इस सब के अलावा और आपको याद आ रहा हो कोई सवाल जो आप रैंडम कोई सवाल पूछा उन्होंने, सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? नहीं, सिचुएशन बेस्ड उनका यही क्वेश्चन था कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो आप इजराइल के युद्ध में आगे क्या निर्णय लेना चाहेंगे, यही उनका सवाल था। फिर उन्होंने इजराइल वाला युद्ध ही आगे खींचा। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में ही आगे रसिया यूक्रेन वॉर या फिर यूएस वाला कोई सवाल? नहीं, मुझसे नहीं पूछा गया, मेरे से पहले जो गया था उनसे जरूर पूछा था, पर मुझसे उन्होंने इजराइल पे ही क्वेश्चन किए थे। मैम आपकी आप क्योंकि हर बार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स क्लियर करने का, क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी, क्या अलग करते हैं औरों से? ऐसा कुछ नहीं होता है, फोकस करते हैं जो जिस प्रकार का पैटर्न होता है और रेगुलर चला आ रहा है उस पर फोकस करते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनको देखते हैं और अपना मटेरियल, स्टडी मटेरियल वही रखते हैं, उसको बार बार बदलते नहीं है, क्योंकि भले क्वेश्चन बदलते जाएं लेकिन मटेरियल वही रहेगा तो एटलीस्ट उतना तो याद रहेगा ही। तो वही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लेते हैं नए। जी मैम, मैं आऊंगा इस सवाल पे, एक सवाल मैं मिस कर गया। आप चूंकि आपने बताया आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं एंड अभी का असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, तो क्या हाँ हाँ वही, तो अभी आप उससे सवाल पूछा गया इंटरव्यू में? नहीं, मुझसे उन्होंने राज्यवन सेवा से ही सारे सवाल पूछ लिए, मतलब उनको यही था कि आप यहाँ आए क्यों जब आप सिलेक्टेड हो, तो फिर उन्होंने मुझसे जॉब रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। अच्छा अच्छा जी, क्योंकि मुझे लगता है अभी आपकी शायद ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई होगी या होगी? अभी नहीं, राज्यवन सेवा की नहीं हुई है, अभी पुरानी वाली जॉब में अपनी चल रही हूँ, तो उसी में हूँ अभी मैं। ठीक है, तो मैम जैसा कि अभी आपने बताया प्रीलिम्स के लिए कि हम मटेरियल चेंज नहीं करते, क्या क्या मटेरियल आपका, क्या रिसोर्सेज रहते हैं वो सब जो आप जिनसे लेकर के आपको लगता है कि हाँ भाई इनको पढ़ा जाए, ये मेरा एक रामबाण है और इनसे पढ़ा जाए तो प्रीलिम्स वगैरह क्रैक किया जा सकता है? एक्चुअली मुझे लगता है सब किसी का अलग अलग सोर्स होता है, पर मैं एनसीईआरटी पे फोकस करती हूँ, शुरू से ही उसको पढ़ रही हूँ, मैं एनसीईआरटी पे फोकस करती हूँ, एमपी की, करंट अफेयर की और जीके की, दोनों की बुकलेट एक ले लेती हूँ और इसी के साथ में टेस्ट सीरीज वो लगा लेती हूँ। लास्ट का टाइम मिला तो, एक्चुअली अब इतना टाइम नहीं मिल पाता है, पर जब भी मिलता है तो टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लेती हूँ, उससे मतलब मुझे लगता है मेरे लिए हो जाता है काम। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो वो और या एस्पिरेंट भी एमपीपीएससी के सोचते हैं कि एनसीईआरटी उनको नहीं पढ़ना चाहिए, कि एनसीईआरटी जो है टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे सोचते हैं ऐसे कि उनकी जगह स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा जाए या कोई नोट्स पढ़ लिया जाए तो कवर किया जा सकता है, लेकिन आप क्या कहेंगे, क्या एनसीईआरटी को छोड़ा जा सकता है या फिर उनको करना ही पड़ेगा? मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपका बेस है बहुत स्ट्रांग बने, तो एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। एक्चुअली एनसीईआरटी सिर्फ प्रीलिम्स में काम नहीं आती है, आगे मेंस और प्लस इंटरव्यू, उनका भी आपका बेस तैयार कर देती है। अगर आपसे कभी उल्टे सीधे क्वेश्चन होते हैं तो एटलीस्ट आपके पास बोलने के लिए कुछ तो रहेगा, अगर आपने डिटेल पढ़ा हुआ है तो। इस सब के अलावा और क्या स्ट्रेटजी है प्रीलिम्स के लिए आपकी? मेरा प्रीलिम्स तो वही है, अपना टेस्ट सीरीज पे ध्यान दीजिए और अपने मटेरियल पे, जो स्टडी मटेरियल उस पर फोकस करिए, पढ़ते रहिए। करंट अफेयर का कैसे करते हैं? करंट अफेयर जरूर पढ़ना चाहिए, मैं करंट अफेयर के लिए स्पीडी ले लेती हूँ और अभी एग्जाम पीडिया की जो बुक आई थी करंट अफेयर की, एक्चुअली मेरा मीडियम इंग्लिश है तो मैं तथ्यवान नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी जो तथ्यवान पढ़ सकते हैं वो तथ्यवान जरूर पढ़े, और एग्जाम पीडिया से मैं पढ़ लेती हूँ तो मेरा हो जाता है करंट अफेयर। नोट्स वगैरह बनाए होंगे आपने? प्रीलिम्स के लिए तो मैंने ऐसे कोई नोट्स नहीं बनाए हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था उस समय मैंने बनाए थे नोट्स, उसके बाद से फिर ऐसे नोट्स वगैरह मैंने नहीं बनाए। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या कहीं उनको 2025 के प्रीलिम्स को लेकर के किस तरह से फोकस करें? नए सिलेबस में जो भी ऐड हुआ है सबसे पहले तो उसको पढ़ लें, क्योंकि उसको रिवीजन करने में टाइम लगेगा, और इसी के साथ में 24 का जो पेपर था उसको डिटेल स्टडी कर लें कि पैटर्न क्या है, चेंज कैसे हो रहा है, और फिर एक बुकलेट अपनी बना लें या अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, उनसे वो पढ़ते रहें और मटेरियल बार बार चेंज ना करें। कुछ क्वेश्चंस तो फंसते ही हैं तो उससे आपका काम हो जाता है। आपने सेल्फ स्टडी करी या फिर कहीं से कोचिंग भी ली मैम? मेरी सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी ली है, तो फिर सेल्फ स्टडी किस तरह से करी आपने? क्या ऑनलाइन सहारा लिया, वेबसाइट्स वगैरह, गूगल वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज रहे होंगे, जरा बताएंगे आप अपना ऑनलाइन रिसोर्सेज? मेरा तो ऐसा था कि मैं मोस्टली ऑफलाइन पढ़ने में विश्वास रखती हूँ, मैंने ऑनलाइन बहुत स्टडी नहीं किया, पर शुभम सर की जो अनअकैडमी का शायद शुभम से पढ़ाते हैं, उनसे मैंने आईसीटी पढ़ा था जब वो नया ऐड हुआ था सिलेबस में आईसीटी, और उनसे ही मैंने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिए थे, सारे जितने भी ऐड हुए थे उस समय के सिलेबस में थे तो मैंने उनसे पढ़ लिए थे। इसके अलावा करंट अफेयर देख लेती हूँ रोज ताकि एक बार रिविजन होता रहे, बाकी मैं ऑफलाइन पढ़ती हूँ ज्यादा, मेरा सोर्स ऑफलाइन रहता है। और अब आप जरा मेंस की और थोड़ा स्ट्रेटजी बता दीजिए, क्योंकि मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो आपको रैंक मिलेगी ही नहीं। तो हाँ, तो मेंस की आंसर राइटिंग अप्रोच स्ट्रेटजी क्या रहती है आपकी? मेंस के लिए तो आप जितना डिटेल पढ़ सके उतना बेटर है, क्योंकि आप क्वेश्चंस जो हैं वो धीमे धीमे फैक्चुअल से कॉन्सेप्चुअल की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो बेटर होगा कि डिटेल स्टडी स्टार्ट कर दें। वो जो पहले का सिस्टम होता था कि रट लिया इतना हिस्सा तो उसमें से आ गया,
अब वो इतना काम नहीं करता है, तो इसीलिए बेटर है कि थोड़ा थोड़ा अपने आप को किसी भी चीज़ की कॉन्सेप्ट में जाने की कोशिश करें, ताकि आगे अगर क्वेश्चंस फ्रेम दूसरे तरीके से भी होते हैं तो आप उनको आंसर कर पाओ बेहतर तरीके से। और सोर्सेज सारे बुक्स जितना सिलेबस उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए, एटलीस्ट वन टाइम आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट रहे, फिर उसी को रिवीजन करते रहिए तो उससे हो जाएगा काम। आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या डायग्राम्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह वो सभी वहां पर बना सकते हैं, उससे फायदा मिलेगा कुछ? जी बिल्कुल बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस आंसर में मैं टेबल यूज कर सकता हूँ या फ्लो चार्ट बना सकता हूँ या पाई डायग्राम बना सकता हूँ, या कोई डायग्राम ही है मेरे पास, तो बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि विजुअल इफेक्ट ज्यादा हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और आंसर में भी हेल्प करते हैं वो। तो बेटर है कि अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास है ऐसा, और ये तभी स्ट्रेटेजी बन पाती है जब आप आंसर राइटिंग कई बार प्रैक्टिस कर चुके होते हो। अगर आप सोचेंगे कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो और आपने आंसर राइटिंग की नहीं और आखिरी दिन जाके कुछ एकदम से हो जाने वाला है, तो वो नहीं होगा, वो आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम आंसर राइटिंग कब से शुरुआत करें। आपने कब से शुरुआत कर दी आंसर राइटिंग की? मैंने तो काफी लेट स्टार्ट किया था, पर मेरा यही मानना है कि अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो उसके लिए रेगुलर आंसर राइटिंग करो। अगर आपने आज कुछ पढ़ा है उस टॉपिक का, पिछले सिलेबस में जो भी, पिछले पेपर्स में जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उसको पढ़ लीजिए और उसका आंसर लिख लीजिए। एटलीस्ट आप एक 3 नंबर, एक 5 नंबर, एक 7 नंबर, एटलीस्ट इतना करके चलिए 11 नंबर, तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि करना कैसे, और धीमे धीमे खुद में इंप्रूवमेंट दिखने लगती है। जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। पीवाईक्यूज आपने किए होंगे? हाँ किए हैं बिल्कुल। कितने साल के किए? मैंने 3-4 साल के उठाए थे, क्योंकि सिलेबस बदल चुका है 2020 से, तो कोई मतलब नहीं है पुराने देखने का, तो वही 2020 के बाद के सारे PYQ। ओके मैम, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं? क्या आपका मैसेज रहेगा, एडवाइस, सजेशन क्या रहेगा आपका? पढ़ते रहिए, पेशेंस रखिए, और मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक है। जल्दी आप लोग भी यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो मैम आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में मैम को बेस्ट विशेस भेज सकते हैं। मैम का सिलेक्शन उनके डिजायर रैंक के साथ हो जाए, और मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। एंड आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, नेक्स्ट कैंडिडेट से जरूर हम उसके बारे में पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।